टू बैक माई चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ करंट स्टेटस ऑफ केमिस्ट्री, आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ करंट स्टेटस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी में लास्ट वीडियो में करा चुका था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, द एनवायरमेंट एवोल्यूशन एंड द एनवायरमेंट मूवमेंट। अब तो हम सबसे पहले द एनवायरमेंट एवोल्यूशन की स्टडी कर रहे थे। एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, द एनवायरमेंट एवोल्यूशन क्या होता है, ये किस तरीके से होता है, इसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, इसको भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था कि जो एनवायरमेंट एवोल्यूशन होता है उसके द्वारा ही बायोटिक तथा एबायोटिक कंपोनेंट में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में इवोल्यूशन होता है। जो एनवायरमेंट में एवोल्यूशन होता है वो केमिकल एवोल्यूशन के कारण होता है। केमिकल एवोल्यूशन किस तरीके से होता है इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। केमिकल एवोल्यूशन के बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आता है कि पहले केमिकल का ही एवोल्यूशन, केमिकल का ही विकास हुआ है, या डेवलपमेंट एवोल्यूशन कह सकते हैं, आप डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। वो डेवलपमेंट भी आ सकता है, ओरिजिन भी लिखा आ सकता है। तो उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन आता है। केमिकल एवोल्यूशन को मैंने लास्ट वीडियो में ये बता दिया था किस किस तरीके से हुआ। जो सबसे पहले जो स्टेज थी केमिकल एवोल्यूशन को केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी भी कहते हैं, इसको प्राइमरी एपिजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ तक मैंने इसको लास्ट वीडियो में बताया था। केमिकल एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ कि एटॉमिक मॉलिक्यूल थे, वो एटम थे, एटम के बाद एटॉमिक मॉलिक्यूल बने, एटॉमिक मॉलिक्यूल के बाद इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड बने, कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सब केमिकल एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। फिर उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कह रहा है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आते हैं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि वास्तव में केमिकल का एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है। उसके लिए प्रूफ भी तो किया, क्योंकि जो केमिकल इवोल्यूशन था, जब हमने इन्वायरमेंट इवोल्यूशन की स्टडी करी, वो एक इमेजिन था, मतलब एक कल्पना की गई कि इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन अब उसको सिद्ध भी करना था, उसको प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए गए कि वास्तव में ही इस तरीके से हुआ होगा। सिर्फ एक इमेजिन, जब पृथ्वी का निर्माण जो हुआ, पृथ्वी का जिस तरीके की पृथ्वी पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा हीटेड थी, तो मतलब एक कल्पना की गई, एक इमेजिन की गई, फिर उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ भी किया गया। इसी प्रकार जब इन्वायरमेंट बना, पहले इन्वायरमेंट आज का प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, ईयरली में ऐसा प्रिमिटिव स्टेज में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था। हाइड्रोजन तथा हीलियम का इन्वायरमेंट था। उसके बाद हमारा जो पृथ्वी ने अपना एटमॉस्फेयर बनाया था। एटमॉस्फेयर में भी सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में थी, फिर उसके बाद और गैसेस आई। गैसेस के बाद जब प्लांट वगैरह गए तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई। पहले एनारोबिक थी, एनारोबिक के बाद एरोबिक स्टेज जब आई, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आई, उसके बाद केमिकल कंपाउंड, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट वाला एटमॉस्फेयर बन चुका था। तो ये सब एक कल्पना की गई, इमेजिन किया गया कि इस तरीके से हुआ होगा, लेकिन फिर उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया कि वास्तव में ही इसी तरीके से हुआ। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर फॉर्मेशन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल कंपाउंड, ये इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके ठीक है। फिर जो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो दिया गया, ये स्टैनले मिलर के द्वारा दिया गया। स्टैनले मिलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये सिद्धांत को, इस चीज को प्रूफ किया कि जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ वो इसी तरीके से हुआ है। ये जो केमिकल थ्योरी थी वो ऑपरिन ने दी थी, ऑपरिन ने केमिकल थ्योरी दी थी। अब इसको जो प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ किया, वो स्टैनले मिलर द्वारा प्रूफ किया गया। स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक एटमॉस्फेयर बनाया, जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, इसी तरीके से एक एटमॉस्फेयर बनाया। अब एटमॉस्फेयर में उसको कुछ हीट भी चाहिए थी, हीटेड एनर्जी भी चाहिए थी। मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में जब सूरज की जो किरणें निकलती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, विजिबल रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, तो सब एटमॉस्फेयर से होती हुई पृथ्वी पर आती है। लेकिन कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के कारण वहां पर ओजोन लेयर वगैरह होती है, वो सब ओजोन लेयर वो अलग चीज है।
ये चीज अलग है कि ओजोन लेयर तो बाद में बनी है, ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन हुआ है। यूवी रे जो सूरज की किरणें थी, यूवी रेस से वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती थी, जो ओजोन लेयर होती है यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो बात आती है कि उन्होंने जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया। एटमॉस्फेयर में एनर्जी के लिए उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, उसमें एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। उसी एटमॉस्फेयर में उन्होंने मैथेन गैस ली, नाइट्रोजन गैस ली, अमोनिया लिया और हाइड्रोजन लिया। मैथेन के 2 कंपोनेंट लिए, हाइड्रोजन के 2 कंपोनेंट लिए, अमोनिया का 1 लिया। मतलब 2.1 का रेशियो उन्होंने लिया। 2.1.2 या आप कह सकते हैं 2.21 का रेशियो लिया उन्होंने, कि 2 मैथेन ली, 2 हाइड्रोजन, 1 अमोनिया। इस तरीके से उन्होंने इस तरीके का रेशियो लिया। तो एक एटमॉस्फेयर जब उन्होंने बनाया, मतलब ग्लास था, जैसे ब्रो में ग्लास देखे ना आपने, ग्लास जार होते हैं, तो एक ग्लास था, उसमें ग्लास में इलेक्ट्रोड को फील्ड किया, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी उस एटमॉस्फेयर में डाली, जो एनर्जी थी, एनर्जी की भी नीड चाहिए थी। उसके बाद नीचे कंडेंसन लगाया, क्योंकि जो इन्वायरमेंट जो बना है हमारा, इवोपरेट तथा कंडेंसेशन द्वारा ही बना है, कि वो पृथ्वी पर जैसे लिक्विड की फॉर्म में आया, वहां से यहाँ से इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होने के कारण ये पृथ्वी एटमॉस्फेयर में गया। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट थी, ग्रेविटी के कारण जो गैसेस ऊपर की ओर जा रही थी, ग्रेविटी के कारण उन्हें पृथ्वी से बाहर नहीं जाने दिया गया, एटमॉस्फेयर से बाहर पृथ्वी ने नहीं जाने दिया, वहीं उसको होल्ड कर लिया। होल्ड के बाद वहां पे कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद फिर नीचे लिक्विड की फॉर्म में आया, फिर इवोपरेशन हुआ। तो इस तरीके से ही केमिकल रिएक्शन द्वारा ही कंपोनेंट का फॉर्मेशन हुआ था, कंपोनेंट का डेवलपमेंट हुआ, आप कहते हैं कंपोनेंट का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद में दिखा देता हूँ इन्होंने किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट, मतलब किस तरीके से वो डायग्राम दिखाया उन्होंने। दिस एक्सपेरिमेंट गिवन बाय स्टैनली मिलर, इस एक्सपेरिमेंट को स्टैनली मिलर के द्वारा दिया गया। आप कह सकते हैं दिस एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई या डिटरमाइन, या आप कह सकते हैं प्रूव बाय स्टैनली मिलर। स्टैनली मिलर टुक द मिक्सचर ऑफ स्टैनली मिलर ने टुक द मिक्सचर ऑफ मैथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मैथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का मिक्सचर लिया। केमिकल इवोल्यूशन डिटरमाइंड बाय कंडेंसेशन, इवोपरेशन। अब जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जो केमिकल डेवलपमेंट हुआ, या केमिकल इवोल्यूशन डिटरमाइंड बाय कंडेंसेशन, इवोपरेशन, इसको जो केमिकल इवोल्यूशन को जो डिटरमाइन किया गया, वो कंडेंसेशन और इवोपरेशन द्वारा किया गया। इवोपरेशन का मतलब पृथ्वी पर जैसे हुआ था, पृथ्वी जो सतह थी बहुत ज्यादा हीटर थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, वहां पर गर्म होने के कारण इवोपोरेट भाप बन जाता था। भाप बनने के कारण जैसे वो होता था, उसमें से गैसेस प्रेजेंट होती थी। अब गैसेस जैसे इन्वायरमेंट में आती थी, वो रिएक्शन करती थी। रिएक्शन जो हो रही थी फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रही थी। फोटोसिंथेसिस कहाँ से हमें मिल रहा था, जो एनर्जी मिल रही थी, वॉल्केनिक इरप्शन से मिल रही थी, सूर्य की रेडिएशन से मिल रही थी। अब जैसे वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जा रहे थे भाप बन के, तो लेकिन जो ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी में ग्रेविटी प्रेजेंट थी, ग्रेविटी के कारण वहां पे ग्रीन गैसेस भी प्रेजेंट थी, तो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा था, उन्हीं के साथ रिएक्ट हो रहा था। रिएक्ट होने के बाद क्रस्ट का फॉर्मेशन पृथ्वी पर हो चुका था। सबसे पहले क्रस्ट ही बनी थी, क्रस्ट के बाद ग्रीन हाउस अलग अलग लेयर बनी, इनर कोर, आउटर कोर, ये पृथ्वी की लेयर थी। फिर उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर है, टेनोस्फीयर है, 5-6 लेयर है। तो मैंने लास्ट वीडियो में उन लेयर के बारे में भी मैंने बताया था, कि मतलब अलग एक में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के बाद एटमॉस्फेयर आता है। ओजोन लेयर भी 2 टाइप की होती है, बेड लेयर होती है, गुड लेयर होती है। तो अभी हम बात कर रहे थे केमिकल इवोल्यूशन डिटरमाइंड बाय कंडेंसेशन, इवोपरेशन। कंडेंसेशन कूल होके लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ रहा है। इवोपरेशन जैसे पृथ्वी पर आ रहा है, भाप बन के फिर ऊपर जा रहा है। तो इसके द्वारा केमिकल इवोल्यूशन हुआ। इसने इसी चीज को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। अब जो बॉयल किया गया, वाटर जो बॉयल हो रहा था 800 डिग्री पर बॉयल किया जा रहा था, 800 डिग्री पर। जो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ आफ्टर 18 डेज, 18 दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया। 18 दिन बाद आफ्टर 18 डेज एक्सपेरिमेंट फाउंड द सिंपल अमीनो एसिड। अब जो सबसे पहले उन्होंने टू मिक्सचर क्या लिया था, मैथेन लिया था, अमोनिया लिया था और हाइड्रोजन लिया था। अब लेकिन कंडेंसेशन और इवोपरेशन के कारण जब उन्होंने 18 दिन बाद देखा, 18 दिन बाद उन्होंने जब उस ग्लास में देखा, तो उसमें ग्लाइसिन,
एस्पर्टिक एसिड, एटीसी मिले, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी उन्हें मिले, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, पेंटोस, हेक्सोस, एल्डिहाइड, कीटोन, एटीसी, ये ऑर्गेनिक एसिड मिले। और सिंपल एमिनो एसिड भी उन्हें इन्हीं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा मिले। आफ्टर दिस इवोल्यूशन, इस इवोल्यूशन के बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। अब मैं एक मिनट तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ जो स्टैनले मिलर ने जिस स्टैनले मिलर साइंटिस्ट ने जिस डायग्राम द्वारा मतलब जिस तरीके से उसको प्रूफ किया था, इन्होंने ये मतलब इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही केमिकल एवोल्यूशन को प्रूफ किया था कि जो केमिकल का एवोल्यूशन हुआ है वो इसी तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बना है। इसी एटमॉस्फेयर, अब इसे जो केमिकल इवोल्यूशन है इसको हम इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारा वातावरण है वही एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हुआ, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो वातावरण हुआ। एटमॉस्फेयर के द्वारा ही वातावरण मेंटेन हो रहा है। अब जो इन्वायरमेंट होता है केमिकल एक्टिविटी के द्वारा ही मेंटेन होता है। इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसों की अमाउंट होती है, उसमें किसी में फिक्स अमाउंट होती है, लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटी के ज़्यादा पर अब जो हमारा इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट हो रही है इस टाइम पे। लेकिन अगर नॉर्मली हम देखा जाए, पेड़ पौधों को ना काटा जाए, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं ना किया जाए, ज़्यादा इंडस्ट्रियल ना बनाया जाए, तो इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट ना होगा, तो वो मेंटेन रहेगा। तो इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे इन्होंने एक एटमॉस्फेयर बनाया, ये ग्लास था। एटमॉस्फेयर जब इन्होंने बनाया, इसमें गैसेस इन्होंने डाली, जिसमें मैथेन गैस थी, अमोनिया था, वाटर था, और हाइड्रोजन गैस इन्होंने इसमें ले ली थी। वो अगर हाइड्रोजन और मैथेन और अमोनिया की जो बात आती है, यहाँ पे 2.1.2 का रेशियो इन्होंने लिया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड क्या आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे थे। जैसे एटमॉस्फेयर में जो पृथ्वी के बाहर सूरज प्रेजेंट है, सूरज की किरणें आती है, उसी के कारण रिएक्शंस होती है। रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है सूरज की रेस से हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, इन रेज से ही रिएक्शन प्रोसेस हो रही है। तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ये किस लिए, ये हीटिंग के लिए लगा दी, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसेस करे। अब यहाँ जो हो रहा है सिर्फ रिएक्शन, इसमें यहाँ पे जो केमिकल कंपाउंड, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, केमिकल कंपाउंड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ी। यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन मतलब यहाँ पे कूलिंग हुई है, लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे बना। लिक्विड फॉर्म में जैसे वो नीचे की ओर आ रहा था, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिक्सिंग हुई इसकी, वाटर तथा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से नीचे की ओर आ रहा है, बीच में भी तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट थी, उनके साथ भी तो रिएक्शन की उसने। अब जो रिएक्शन की थी उसने, रिएक्शन जो की है, रिएक्शन की किसके कारण, वॉल्केनिक इरेप्शन के कारण जो गैसेस निकल रही थी, रेडिएशन निकल रही थी, रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन क्या थी, एनर्जी निकल रही थी। अब एनर्जी का सोर्स हमें सनलाइट के द्वारा हो रहा था और वॉल्केनिक इरेप्शन के द्वारा हो रहा था। उनसे ही केमिकल, जो केमिकल थे आपस, केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे थे। रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे, अब जैसे यहाँ से ये यहाँ पे ये आर्थ, इन्होंने पृथ्वी को यहाँ पे पृथ्वी माना, जहाँ पे बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे वाटर को बॉइल किया गया, बहुत अच्छे से बॉइल किया जा रहा था 800 डिग्री पे। कितने पर, 800 डिग्री टेम्परेचर इसका रखा गया। अब जैसे ये यहाँ पर आ रहा था, इस कंडीशन में यहाँ पर आता था, इवोपरेट हो जाती थी गैसेस, क्या हो जाती, अब भाप की फॉर्म में बन जाती थी। भाप की फॉर्म में से फिर ऊपर से यहाँ से जाती थी, भाप की फॉर्म में आने के बाद फिर ये यहाँ पर वाटर प्रेजेंट था और गैसेस प्रेजेंट थी, फिर इस पोजीशन में आ जाती थी। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंट थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही इलेक्ट्रोड थे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पर कंडेंस की जाती थी यहाँ से। फिर ये यहाँ से नीचे की ओर मूव कर देते हैं, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ था, जहाँ पे कंडेंसेशन होता था, वहां से वे लिक्विड फॉर्म में बन जाते थे। लिक्विड फॉर्म में फिर बीच में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ वो रिएक्शन करता था। फिर यहाँ पर फिर पृथ्वी की सतह पर आ जाता। इसको क्या माना उसने, पृथ्वी की सतह माना, इसको यहाँ पे एटमॉस्फेयर माना। यहाँ पे उसने क्रस्ट, जहाँ पे ठंडी हो रही थी, ठंडे के कारण ही वो नीचे की ओर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। गैस क्या, गैस को आप जो गैसेस होती है उसको आप कूलिंग में रख दीजिए, जैसे कूलिंग उसमें रखोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, ऑटोमेटिकली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। अब लिक्विड फॉर्म में जैसा आ रही थी, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा था, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे जब रखा जा रहा था लिक्विड को, फिर वो भाप बन के उड़ जाएगा। पानी जो है, पानी को तुम
हीट करने के लिए रख दीजिए, वो बहुत सारा पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। अब लेकिन जब वो कंडेंसेशन होगा, कूलिंग एक तरीके से कूलिंग कवर कर दीजिए, जैसे आपने एसी वगैरह भी देखी होगी, ऐसे से पीछे की साइड में जो पानी निकलता है, वह कोई ऐसी में पानी तो होता थोड़ी ना है, वो सिर्फ जो बाहर की जो गैसेस होती है वो उनको इवोपरेट कर देता है, अंदर तुम्हें कूलिंग देता है जहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन जो बाहर से जो गैसेस गैसेस आती है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, गैसेस को लिक्विड फॉर्म, क्योंकि वो अलग से तुम्हें एक अलग से इन्वायरमेंट दे देता है। तो ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू कितने दिन तक चली, 18 दिन तक ये प्रोसेस इसी तरीके से चलती रही। यहाँ पे गैसेस मिक्स होती है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है, फिर बॉयल होके फिर इवोपरेट, मतलब भाप की इवोपरेट हो जाती है वाटर वेपर, वही भाप के फॉर्म में हो जाती है। तो कंडेंसेशन इवोपरेशन 18 दिन तक चला। उसके बाद जब 18 दिन बाद देखा तो यहाँ पर उसको टेम्परेचर फिर उसको लो कर दिया गया। तो टेम्परेचर जब लो कर दिया गया, यहाँ पे देखा तो उसको काफी सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टेनले मिलर को मिले, जिससे सिद्ध हुआ कि मतलब जो केमिकल का इवोल्यूशन हुआ है कंडेंसेशन इवोपरेशन द्वारा ही हुआ है। ये थ्योरी तो मैं पढ़ चुका। उसके बाद आफ्टर दिस अब केमिकल इवोल्यूशन के बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद इकोलॉजिकल इवोल्यूशन आता है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या आता है, अब जीवों का विकास हुआ, जो एनिमल थे एनिमल का फॉर्मेशन हुआ, एनिमल प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले प्लांट बने, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन को एमिट किया। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही थी, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा आ रही थी, और मेरी कंपोनेंट पृथ्वी पर प्रेजेंट थे, लेकिन मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ही आ रही थी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो चुकी थी, इसकी वजह से प्लांट का फॉर्मेशन होने लगा। फिर प्लांट से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीवों का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन होने लगा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ। और इकोलॉजिकल इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, इकोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ हैबिट तथा हैबिटेट के बेस पर। हैबिट क्या है, जो रहने की उसकी आदत थी, हैबिटेट उसके जो खान पीने की, खान पीने की जो चीज थी उसके बेस पे इकोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया। जैसे आइसलैंड की बात करें, वहां पे जानवर अलग तरीके के होते हैं, जो मतलब ठंडे एरिया में रहने वाले होंगे वो कूलिंग एरिया में रहना पसंद करेंगे उसी इन्वायरमेंट में। अगर उसको तुम इस एरिया में लिया गर्म एरिया में, तो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, वो डाइड हो जाएगी, या डिफरेंट टाइप की और डिजीज उनको हो जाएगी। यहाँ के एनिमल्स को आप आइसलैंड वगैरह में ले जाइए, किसी और जगह ले जाइए जहाँ का डिजाल्ट एरिया हो, तो वहां पर भी वे सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरीके के इकोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हुआ। तो अभी हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वी गेट अ फर्स्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल इवोल्यूशन के बाद हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया। केमिकल इवोल्यूशन के बाद हमें एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला। दिस ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस बाय ऑपरिन। अब जो ऑर्गेनिज्म था इसको ऑपरिन के द्वारा सिंथेसाइज किया। अब जो ये ऑर्गेनिज्म था, दिस ऑर्गेनिज्म नेम ऑफ कोसर्वेट्स। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म था इसका नाम कोसर्वेट्स था। बट मेनी केमिकल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन कोसर्वेंट्स। लेकिन जो कोसर्वेंट सेल थी, सबसे पहले क्या थी, कोसर्वेंट सेल थी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म था। कोसर्वेंट सेल में मेनी टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट, केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट थे, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थी, प्रोटीन प्रेजेंट थी, लेप न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट थे। वही इसने थ्योरी में यहाँ पे लिखा, आफ्टर दिस इवोल्यूशन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन we study the biological evolution after the experiment we get a non living organism। एक्सपेरिमेंट के बाद हमने एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाया। दिस ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस बाय ऑपरिन। इस ऑर्गेनिज्म को ऑपरिन के द्वारा सिंथेसाइज किया गया। नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कोसर्वेट्स। इस ऑर्गेनिज्म का नाम कोसर्वेट्स था। बट मेनी केमिकल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन कोसर्वेंट सेल। लेकिन केमिकल कोसर्वेंट में बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट थे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, etc। फ्रॉम दिस सेल फॉर्म द प्रोकैरियोटिक सेल। इस सेल से ही प्रोकैरियोटिक सेल बनी। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद इवोल्यूशन ऑफ मोड न्यूट्रिशन। जब प्रोकैरियोटिक सेल बन गई, प्रोकैरियोटिक सेल के बाद
न्यूट्रिशन का एवोल्यूशन हुआ, न्यूट्रिशन का डेवलपमेंट हुआ, न्यूट्रिशन वही खाने पीने की चीजें का डेवलपमेंट हुआ। देन फॉर्मेशन द ओजोन लेयर, जब यूकैरियोटिक सॉरी कोसर्वेट सेल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का भी फॉर्मेशन हो चुका था। अब न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका भी डेवलपमेंट हो चुका था। उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ, अब ओजोन लेयर बन चुकी थी जो सूरज की यूवी रेस से पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर रही थी। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा डेंजरस थी पृथ्वी के लिए, ह्यूमन के लिए भी, एनिमल के लिए भी, प्लांट के लिए भी। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा डेंजरस थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो चुका था। ओजोन लेयर में ओजोन लेयर से पहले ग्रीन ओजोन लेयर पूरी ऑक्सीजन की बनी हुई O3, लेकिन ओजोन लेयर से पहले ही ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट थी, जो ग्रीन हाउस गैस थी जो हमारी पृथ्वी को वार्म रखती थी, क्योंकि नाइट के समय में पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती थी, जिसकी वजह से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर आती थी वो एटमॉस्फेयर में जाने लगती थी, वो रेडिएशन वापस जाने लगती थी, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण उसको होल्ड कर लिया जाता था। तो उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। ओजोन लेयर के बाद अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से स्टडी हमें करना है, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर से स्टडी कर लेंगे। ओजोन लेयर हमें पता, ओजोन लेयर मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाई थी, तो इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट इसमें लिख देंगे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। केमिकल इवोल्यूशन, इसको मैं थोड़ा सा, और ये अब दूसरा आ जाता है, ये किस किस तरीके से बना है केमिकल इवोल्यूशन, तो वहां पर तो मैंने बना दिया। जो एटमॉस्फेयर बना, कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें मैं थोड़ा सा मैं लास्ट वीडियो में बताता हूँ। मेंटल गोल, न्यू मेथड ऑफ टेस्टिंग, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। केमिकल इवोल्यूशन सी वाटर की पानी में केमिकल का किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करता हूँ। ओके।